का अकेला संविधान दुनिया में है जहां बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया और किसी संविधान में नहीं है। एक कहानी कहीं एक जगह से शुरू हुई होगी और पूरी धरती पर अगर फैल रही है तो सोचिए उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी सेल्फ प्रोपोगेशन की। तोता और मैना बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है, उसको सोचते हैं कि न्यायपूर्वक आधा आधा बांट लें। लोकतंत्र में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है आम जनता, मतदाता है जो आम जनता है जो। बाकी अपने बड़े बड़े रूप धरे हुए लोग हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है, लेकिन जो आम आदमी है वह चींटी है। बाकी सब ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चींटी ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। तो शक्तियों का प्रयोग कब होता है? जब हमारे अंदर व्यवस्था बदलने की नहीं, व्यवस्था तो बहुत बाद की चीज़ है। जब हमारे अंदर संवेदना होती है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगते। लेकिन जनता को अपनी शक्ति को संवेदना के साथ प्रयोग करना होगा, तभी संविधान एक तरह से लागू होगा, क्योंकि संविधान ने जनता को मालिक बना दिया है। राम की पूजा करने से राम राज्य नहीं आएगा, राम के आदर्श को, राम के चरित्र को अपने में उतारने से राम राज्य आएगा। नमस्कार शब्द रंग के दर्शकों और हमारे आए हुए अतिथि। आज हम लोग एक गंभीर विषय पर बात करेंगे। मैं अपने दो दोहों से विषय को बताता हूँ। क्या विषय हो सकता है? हालांकि ये मैं छोड़ूंगा, आप लोग अपना अंदाज लगाएं कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, देश बना गणतंत्र, अधिकारों कर्तव्य का मिला देश को मंत्र। संविधान पालन करें, हर जन का कर्तव्य, और तभी देश बन पाएगा बलशाली और भव्य। तो शब्द रंग के दर्शकों, आपको तो पता लग गया होगा कि आज हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान बहुत गूढ़ विषय है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज करते हैं। एक व्याख्या होती है, फिर दोबारा व्याख्या होती है, तो पिछले वाले जज साहब से डिफरेंट व्याख्या होती है। इंटरप्रिटेशन संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और हर आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे मानसी, एक ऐसे विद्वान व्यक्ति उपस्थित है जो संविधान की भाषा को क्लिष्ट न करते हुए एक साधारण शब्दों में संविधान का मर्म आपको बताएंगे। उनका नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि वो फिलॉसफी के ज्ञाता हैं, वो सोशोलॉजी के ज्ञाता हैं, वो फिजिक्स के ज्ञाता हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के ज्ञाता हैं, वो मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं, वो इतिहास के ज्ञाता हैं, वो गणित के ज्ञाता हैं, वो दर्शन के भी ज्ञाता हैं, वो संविधान विद भी हैं क्योंकि वो वकील भी हैं। और सबसे खास बात कि इन सारे शास्त्रों को पढ़ के उन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया। इन सारे शास्त्रों का उपयोग करते हुए यूपीएससी क्वालिफाई किया, और एक बार नहीं कई बार क्वालिफाई किया, और वो रिटायर हुए हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बनके, जिनकी बहुत साथ रहा हम लोग का आपस में मेरे यंग दिनों से। अब मैं काफ़ी बुजुर्ग हो गया हूँ और सर हमसे ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। मैं उनका नाम ही बता देता हूँ सीधे सीधे, कहानी बुजुर्गल कहना ठीक नहीं है। तो हमारे बीच उपस्थित हैं गिरीश नारायण पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत गिरीश जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
और हमारे नए स्टूडियो में गिरीश जी हमसे प्रेम करते हैं इसलिए आए हैं, नहीं तो हमारा स्टूडियो उनका स्वागत करने योग्य अभी नहीं है। अभी हम लोग संविधान की बात कर रहे थे। संविधान में एक खास बात गिरीश जी कहा करते हैं, हालांकि उनके मुंह से सुनते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये वाक्य हम लोगों ने इतनी बार सुना है, मेरा मन होता है कि मैं खुद बोलूं, संविधान जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। संविधान जानने के लिए हमारे गिरीश नारायण पांडे जी ने संविधान कथा कहना स्टार्ट किया, और संविधान कथा का प्रारंभ करने से लेके अब तक 1500 संविधान कथाएं विभिन्न मंचों पर कर चुके हैं। वो मंच एक छोटी सी गांव की पाठशाला भी हो सकती थी, हुई है, और वही संविधान कथा IIM और IIT में भी जाके आपने सुनाई है। पूरे देश में संविधान की अलग जगाने के लिए, संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विराट कार्य करने वाले हमारे आदरणीय गिरीश नारायण जी से हम जानेंगे कि संविधान कथा का उद्देश्य क्या रहा, सफलता कितनी मिली, कहाँ मिली, और अगर कुछ और बातें निकल के आएंगी तो हम पूछेंगे। फिलहाल संविधान कथा कहाँ से कैसे स्टार्ट करने की प्रक्रिया आरंभ हुई, आप बताएं। धन्यवाद राजेश जी, और सभी आपके शब्दरंग के दर्शकों को नमस्कार। आपने सवाल जो पूछा कि संविधान कथा की यात्रा शुरू कैसे हुई, तो पिछले 20-25 सालों में देश में करीब 7 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, और मैं किसान का बेटा रहा हूँ। गांव में अब बेसिक प्राइमरी पाठशाला में दर्जा 5 तक की पढ़ाई जब मैं कर रहा था, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बोरा जोरा लेकर के स्कूल जाते थे। लेकिन मेरे पिताजी गांव के प्रधान थे। 47 से लेकर के 74 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, वो प्रधान रहे। मैंने देखा है कि पिताजी किस भाव से गांव के हर आदमी की देखभाल करते थे, और गांव के लोग ज़बरदस्ती उन्हें प्रधान बना देते थे, भले ही वो अगर बीमार भी हो तब भी कि बाबू तू ही रहो प्रधान। तो अगर एक प्रधान गांव में अच्छा हो तो कोई गांव का किसान आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या तब करता है जब सारे आश्रय टूट जाते हैं। और सुब्रमण्यम, मैं चेन्नई पोस्टेड रहा, सुब्रमण्यम भारती की कविताएं वहाँ उनसे रूबरू हुआ। राष्ट्रीय कवियों में पहला स्थान तो मैं उन्हीं को दूंगा, वाकई उन्होंने जो लिखा है अद्भुत है। और उनकी एक कविता बिल्कुल दहला देने वाली है कि यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। अगर इतनी असंवेदनशीलता हो गई है, और सबकी भूख मिटाने वाला किसान भूखा सोने कौन कहे, अगर आत्महत्या के कगार तक दिया गया है तो क्या क्या बदल देना चाहिए, क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। किसान इसलिए नौकरी के समय भी किसान के आत्महत्याओं के लिए काम करता रहा, उनके बच्चों के लिए बहुत जितना हो सकता था सीमित दायरे में महाराष्ट्र के किसानों के आत्महत्याओं के सिलसिले में। लेकिन मैंने सोच रखा था कि जैसे ही नौकरी के बंधन से मुक्त होऊंगा, गांव-गांव जाकर कम से कम यह कोशिश करूंगा कि अच्छे किसान, अच्छे लोग प्रधान चुने जाएं, जो संवेदनशील हों, जो सबके सुख दुख में काम आएँ, तो किसानों की आत्महत्याएं रुक सकती हैं। और हम देखते थे कि पिताजी गांव के किसी को कोई मरनी जीनी हो, अपने पेड़ कटवा करके उनको दे देते थे, अपनी ज़रूरतें उनको। गांव का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम लोग रहते थे गोरखपुर में, वो जब 6 के बाद 12 तक गोरखपुर आ गया था,
तो वहाँ से बीमार कोई हो तो हम लोगों के पास ले आता था। हम लोग पढ़ते समय 2 कमरे का मकान था, उसमें और लोग आ जाते थे तो चारपाई के नीचे सोने की नौबत आ जाती थी, लेकिन अगर भाव है तो देखभाल होती थी। तो ऐसे लोग प्रधान चुने जाएं, इसके लिए जा कर के हम लोगों ने कहानी बताना शुरू किया, और ये कि आप अच्छे लोगों को कैसे चुनो। और 73वें संविधान संशोधन के बाद गांव पंचायतें अब एक सरकार बन गई हैं, तीसरे स्तर की सरकार। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वैसे पंचायतें 29 विषय संविधान में दे दिए गए हैं। तो उनके में अगर लोग सही तरीके से गांव के प्रधान चुनने लगें तो परिवर्तन आ जाएगा। और ख़ास करके 2 बातें अगर और संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद आ गई हैं कि सारे फैसले गांव के लोगों को एक साथ बैठ करके करना है, ना कि प्रधान को। प्रधान फैसला करने वाला नहीं है, वो केवल इम्प्लीमेंट करने वाला है, जो गांव के लोग फैसला करें। छोटी सी बस मैं खत्म। डेमोक्रेसी। हाँ, एक छोटी सी नहीं, डेमोक्रेसी की नींव है। नींव हमेशा छोटा होता है। माइक्रो लेवल पे एटम। हाँ, एटम ऑफ बिल्कुल एटम है। डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे ये दे दिया गया है कि सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं। और दूसरी बात, जो राइट टू रिकॉल जयप्रकाश नारायण 76 के आंदोलन में कर रहे थे, वह गांव के लोगों को दे दिया गया है कि अगर 2 साल तक वो काम देखने के बाद प्रधान से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें निकाल सकते हैं। बड़ा सरल सी प्रक्रिया है। तो ये सब बातें जब बताना शुरू किया तो लोग ऐसे चौंके कि जैसे संविधान क्या है, 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो लगा कि हमें अपने इस बातचीत का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, पूरे संविधान को लेना पड़ेगा। और फिर मैं उसमें और शामिल करने लगा कि संविधान के बारे में कितना जानते हैं, देश का मालिक कौन है, क्योंकि कौन सा वो दस्तावेज़ है जो सत्ता को ब्रिटिश क्वीन से हम भारत के लोगों तक सौंपता है। तो ज़्यादातर सब लोग चुप रहते थे। तो लगा कि अभी संविधान के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। 8 लाख लोग जो 1857 से 1947 तक अपने जान की बाजी आहुति दे करके जिस स्वतंत्रता की गंगा को लाए हैं, वह गंगा जन जन के कल्याण के लिए जनता तक गई ही नहीं। तो हम लोगों ने फिर फैसला किया कि अब संविधान की और लोकतंत्र की गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए एक तरह से एक महायज्ञ शुरू करना पड़ेगा, संविधान को जन जन तक बताने के लिए। धीरे धीरे करके इसका नाम संविधान कथा के रूप में हो गया और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। पन्नी पर पन्नी चली पन्नी पर पन्नी चली, हुए पंच सब टंच, और सबसे ज़्यादा टंच जो वही बना सरपंच। कैलाश गौतम जी हमारे ये कहते हैं, तो उस टंच होने वाले पंच को और सबसे ज़्यादा टंच होने वाले सरपंच को बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जो गांव के किसान को, गांव को परिवार मानने वाले एक गार्जियन बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो प्रक्रिया शुरू कराने के लिए हमारे गिरीश नारायण पांडे जी, जिन्होंने संस्कार में पाया, ये कथा आपने आरंभ नहीं की, आपकी बातों से लगा ये आपके संस्कार में आपके पिताजी ने बसाया और उस संस्कार को आपने आगे बढ़ाया। तो किसी न किसी एक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और उसको जो है लगातार गांव तक, सबसे निचली यूनिट गांव है, तो लोकतंत्र का जो मूल है, जो जड़ है, वो गांवों में है। इस चीज़ को इस वार्ता में हम लोग रेखांकित कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से समझिए कि लोकतंत्र का जड़ गांव में है और लोकतंत्र का पहला कोपल जो उगता है वो सरपंच होता है। और सरपंच के लेवल से ही अगर हम लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, गांव की लेवल से हम लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, अच्छे लोग को लाएंगे, तभी हमारा ये वटवृक्ष लोकतंत्र का आगे बढ़ेगा, फूले फलेगा और साथ में देश फूले फलेगा। तो संविधान कथा में जब आप लोग जागृत करते हैं जनता को, तो मुख्य क्या बिंदु आप लोग जो है उनको सिखाते हैं
क्या बिंदु बताते हैं, और कुछ इस तरह से आप बताएं ताकि हमारे दर्शकों को भी बैठे बैठाए आपको जाना न पड़े और उनको जो है ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी कि इतने दूर दूर तक आप संविधान की बातों को, संविधान के चीज़ों को पहुंचाने के लिए लगे हैं। और कैसे कैसे किस किस तरह की बातें होती हैं निर्भर करता है कि जब कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं कि श्रोता कौन है, को प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो सर मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम लोग जो है इंटरमीडिएट स्तर की और ग्रेजुएशन स्तर की बात बाद में कर लेंगे। आज अभी हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। सवाल संविधान के प्राइमरी स्कूल के नहीं, वाकई प्राइमरी स्कूल की जो तख्ती पे अभी लिख रहे हैं, जब उनके बीच जाते हैं तो इस तरह से उनको समझाना पड़ता है कि जैसे उनके भी समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब देश में अभी अशिक्षा इतनी है तो वो उनको आप कैसे संविधान बता लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक किसान या एक मजदूर भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी अपने चीज़ों को कितनी अच्छी तरह जानता है, किसानी जानता है, व्यापार जानता है। तो ज्ञान से और पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ज्ञान हो सकता है भले वो लिखना पढ़ना ना जानता हो। तो इसलिए सबको संविधान जानना है। और जैसा आपने शुरू में ही कहा कि सबको संविधान जानना है, संविधान के पहले मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी भी यही है कि भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। पालन और आदर के लिए जानना ज़रूरी है। तो 140 करोड़ लोग, अब बहुत छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ दीजिए, जब से वो होश संभालते हैं तब से लेकर के बड़े से बड़े तक सबको संविधान जानना है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर नागरिक को। तो जो नहीं जानता संविधान, दरअसल वह नागरिक ही नहीं हुआ अभी। तो वो सब पूरे भारत के लोग नागरिक हो जाएं, इसके लिए भी सबको संविधान जानना या संविधान के इस महायज्ञ को वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें समझाते हैं, तो सरल शब्दों में बच्चों को समझ में आ जाए उसके लिए एक कहानी है, चीटी और व्यवस्था वाली। तो बस वो भी सुनाते हैं, वो बच्चे बड़े खुशी से सुनते हैं। अब चीटी और व्यवस्था से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर अगर जैसे लॉ कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ उस तरह से चर्चा होती है। अलग अलग स्टैंडर्ड के जिस जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ उनका भी ध्यान रखते हुए करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे, गांव के लेवल पे भी अगर वो कहानी बहुत काम आती है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि ये प्रसारण गांव-गांव में देखा जाए। तो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि आपने संविधान कथा नहीं सुनी, आप संविधान के बारे में विशेष रूप से नहीं जानते, लेकिन आप जानने के इच्छुक हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं चींटी और हाथी की कहानी से। धन्यवाद राजेश जी, आप उस तरफ ले चलने के लिए। और मज़े की बात यह है, इस कहानी के मज़े की बात यह है कि ये कहानी दुनिया की लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की माँ है। बचपन में हमने अपने गांव में सुनी, अवधी में, बस्ती ज़िले में। लेकिन जब बड़े होने पे पूरे अलग अलग धरती के अलग अलग भाषाओं की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की, तो यही कहानी मुझे रूसी भाषा में मिलती है। पहले सोवियत भूमि और उस तरह की मैगजीन्स आती थी। कोई हमें कम्युनिज्म या सोवियत संघ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बड़े ग्लॉसी पेपर और बड़ा साइज, तो हमें जिल्द चढ़ाने के लिए उसके कागज बहुत काम आते थे, इसलिए उसको मंगा लिया करते थे हम लोग बचपन में। तो उसमें ये कहानी मुझे मिली, रूसी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेटेड। ऐसा नहीं कि हिंदी से वहाँ ट्रांसलेटेड। देखिए हम लोगों ने फिर अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, वनवासियों की भाषाओं में मिली। एक कहानी कहीं एक जगह से शुरू हुई होगी और पूरी धरती पर अगर फैल रही है तो सोचिए उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी सेल्फ प्रोपोगेशन की। और कहानी बहुत छोटी सी है, सभी दर्शक कहीं ना कहीं सुने ही होंगे कि दो चिड़ियाँ थी, तोता और मैना, या जो भी अलग अलग नाम से। रूस में उसका जो रूसी भाषा में आया वहाँ दूसरा एलिमेंट हो गया, लेकिन ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट। तोता और मैना बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पे उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। उसको सोचते हैं कि न्यायपूर्वक आधा आधा बांट लें। उसके लिए उसको एक खूंटे से रगड़ते हैं, चोंच से रगड़ने से दो हिस्सों में टूट तो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा
खूंटे में फंस जाता है। आधा हिस्सा जो बाहर है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोते का आधा हिस्सा है जो खूंटे खूंटे में फंसा हुआ है, जब तोता नहीं निकाल पाता तो बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से पूछता है कि बढ़ई से रिक्वेस्ट करता है, पूछता नहीं, रिक्वेस्ट करता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का ले परदेश जाई। अपनी भाषा में हमने ऐसे सुना। हाँ, अलग अलग यही, भाषाओं में हाँ, अलग-अलग अलग तरीके अलग से। बोलियों में भी थोड़ा Content थोड़ा यही शब्द है। हाँ कंटेंट यही है। तो राजा उसको सॉरी बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब वो राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई न खूंटा चीरे। पूरी बात जब कहता है तो राजा भी उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटे। फिर रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, पूरी बात बताता है कि रानी भी डांटती, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम राजा क्यों छोड़ें। सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, सांप ना ये करे तो लाठी भी डांटता है। अब आग के पास जाता है, आग आग लाग लाठी जला दो। लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, नदी नदी आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। अब वो हाथी के पास जाता है, हाथी हाथी नदी सोखो, हाथी भी डांटता है कि तुम्हारे छोटे दाल के दाने के लिए हम नदी क्यों पिएं। हाथी हाथी नदी पियो, नदी सोखो। तो अब वो रोता हुआ जा रहा है निराश होकर के। उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब पूरी बात तोता बताता है तो चींटी कहती, चलो मेरे वश में जितना है उतना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है, रेंगना। तो हल्के हल्के वो रेंगते हुए हाथी के सूंड में घुसने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा आप सब लोगों ने सुना ही होगा अपने अपने तरह से, कि सूंड में घुसो उसो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई, जैसा हमने अपने अवधि में सुना। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी भी वैसे ही कहती कि हमें सूखो को मत, हम तो आग बुझाए बलोई। और जब नदी आग बुझाने को जाते तो आग, लाठी जलाने को लाठी, सांप मारने को सांप, ये पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। और रानी राजा छोड़ने को, राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है और उसको काटने को तैयार हो जाता है, काटने को तैयार हो जाता है, उसको दाल का दाना मिल जाता है। इस तरह से जो उसका हक था तो उसके समस्या का हल मिल जाता है, तोते को उसको दाल का दाना मिल जाता है। अब इस कहानी में सबसे शक्तिशाली कौन है? दर्शकों से जब पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं। अब आप लोग बताइए सबसे शक्तिशाली कौन? तो सबसे शक्तिशाली कौन निकला? जब चींटी। जब छोटे छोटे बच्चे जोर से चींटी बोलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और चींटी सबसे छोटा एलिमेंट है इस कहानी में। लोकतंत्र में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है आम जनता, मतदाता है जो आम जनता है। जो बाकी अपने बड़े बड़े रूप धरे हुए लोग हैं, कोई ये है, कोई वो है, कोई वो है, लेकिन जो आम आदमी है वह चींटी है। और वही सबसे शक्तिशाली हो सकता है। लोकतंत्र ने उसको वैसे भी शक्ति दे दी है, संविधान ने उसको शक्ति दे दी है, लेकिन वो अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करेगी? बाकी सब ने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन चींटी ने अपने शक्ति का प्रयोग किया। तो शक्तियों का प्रयोग कब होता है? जब हमारे अंदर व्यवस्था बदलने की नहीं, व्यवस्था तो बहुत बाद की चीज है। जब हमारे अंदर संवेदना होती है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगते, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगते। व्यवस्था के शीर्ष पे बैठा हुआ राजा भी था। नहीं तो बदला तो चींटी ने बदला, इसलिए बदला कि उसके मन में संवेदना थी। उसके तोते के दुख को उसने अपना दुख समझा, वो पीड़ित हुई। और सबके पास तो तोता गिड़गिड़ाते हुए गया था, किसी ने कुछ नहीं किया।
और चींटी ने खुद आकर के उससे उसके रोने का कारण पूछा और उसके वश में जितना था उतना किया। तो कुछ कह रहे संविधान के मूल तत्व कौन है? हम हैं, हम भारत के आप हैं, भारत के लोग हैं। और भारत के लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकार है, संविधान प्रदत्त कर्तव्य है। संविधान पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है, मेरे अधिकार क्या है, हमको संविधान ने ये दिया है। आपने सुना होगा बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि बहुत से नेता किताब ही लेके घूमते हैं संविधान की। तो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, नो डाउट उनको अधिकार दिया है। अधिकार की बात करेंगे हम गिरीश नारायण पांडे जी से, लेकिन उसके पहले कर्तव्य की बात होगी। संविधान हमको क्या कर्तव्य करने के लिए कहता है और किस हद तक हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। आप तो पूरे देश को भ्रमण किए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से कर रहे हैं? पहले कर्तव्य बताइए और फिर ऑब्जर्वेशन लीजिए। कर्तव्य पर आएँ उसके पहले जो मूल भावना पर चर्चा हो रही थी उस कहानी के माध्यम से कि संविधान ने हर व्यक्ति को मालिक बना दिया, लोकतंत्र बना दिया, गणतंत्र बना दिया। अब जनता से ही तंत्र उभरना है और लोग यानी कि हम भारत के लोग, जनता। लेकिन जनता को अपनी शक्ति को संवेदना के साथ प्रयोग करना होगा, तभी संविधान एक तरह से लागू होगा। क्योंकि संविधान ने जनता को मालिक बना दिया है और किसी को लागू कौन करता है? जो मालिक होता है वही तो लागू करता है। जनता मालिक है जी। संविधान जनता को ही लागू भी करना है क्योंकि वही मालिक है। लेकिन अगर वो जानती नहीं है, मेरा 1500 से ज़्यादा उन कथाओं में अदरवाइज जो बातचीत होती है, हार्डली 1-2% लोग संविधान पढ़े हुए थे। अब तो खैर उस परसेंटेज बढ़ गया होगा 4-5-10, क्योंकि एक आदमी का 10 साल की मेहनत कोई मायने नहीं रखती एक देश के जीवन काल में, लोकतंत्र के जीवन काल में। आज़ादी की लड़ाई 100 साल चली, तो ये संविधान को बताने की जो ये महायज्ञ है ये भी 20-30 साल चलेगा। लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है 10 साल की मेहनत के बाद। तो इसलिए जब जनता जान जाएगी तभी संविधान सच्चे अर्थों में लागू भी होगा। अभी संविधान बन गया है, वोट होने लगा है, ये सब ठीक है, लेकिन वोट कैसे दिया जाए संवेदना के अनुसार। और अब तो हाथी के सूंड में घुसना नहीं है व्यवस्था बदलने के लिए कि वोटिंग वहाँ पोलिंग स्टेशन तक जाना है और सही संवेदना के साथ वोट देना है जो सबकी समस्याओं का हल करे, अपनी भी और दूसरे की। चींटी ने केवल चींटियों की ही समस्या का हल नहीं किया, वो दूसरी प्रजाति की समस्या का भी हल किया उसने। वो उसकी न जात की थी, न धर्म की थी, न उसकी स्पेसीज की थी, वो एक दूसरा तोता था, लेकिन उसके लिए भी किया। जब हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल, पहले तो जान लेंगे हमें क्या क्या शक्तियां हैं, यानी संविधान जान लेंगे, और जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए और धरती के लिए, जैसा कि संविधान कहता है, करने लगेंगे, तब हमारा सच्चा लोकतंत्र आएगा। चर अचर सबके लिए, सभी के लिए। आपने जो मूल कर्तव्य कहा है उसमें ये सब है, लेकिन मूल कर्तव्य में आने के पहले हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वह पढ़ लिया जाए, क्योंकि वही बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, सार संक्षेप वही है, शीर्षक वही है, तो वह पढ़ लिया जाए और उसके बाद फिर मूल कर्तव्य पर तो आते ही हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बहुत महत्वपूर्ण है शब्द। इसको जानना हर भारत के व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। प्रभुत्व संपन्न मतलब ये है कि अब भारत पर न तो किसी बाहरी शक्ति का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल या दबाव है, न भारत की व्यवस्था पर किसी आंतरिक शक्ति या समूह का दबाव है। सारी की सारी व्यवस्था हम भारत के लोगों की है।
ना आंतरिक कोई दबाव है ना बाहरी। बाहरी लोग इसको समझने में भूल करते हैं कि बाहरी दबाव नहीं, आंतरिक दबाव हो सकता है। आंतरिक केवल सारे भारत के लोगों का है, जो आगे स्पष्ट हो जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है, जो दबे कुचले हैं, दुर्बल हैं, चाहे क्षेत्र की वजह से या आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी वजह से, उनकी विशेष ध्यान देना है और पूरे समाज का सबका ध्यान रखना है। पंथ निरपेक्ष, सबको स्वतंत्रता है अपने अपने रास्तों पर, अपने अपने विचारों पर चलने का, जब तक कि वो राष्ट्र के लिए और धरती के लिए हानिकारक न हो। लोकतंत्रात्मक, जनता से उभरा हुआ तंत्र, जनता चुनेगी तंत्र। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है शब्द लोक। राजेश जी, आप चूँकि साहित्यकार हैं, आपसे मैं सवाल, तब से आप मुझे से सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल करूं कि लोक का क्या अर्थ है? लोक का अर्थ ये है, अब हमारे साथ जोड़ा जो है आप कभी भी हैं तो मैं लोक को लोकगीत से लेके आता हूँ। हाँ हाँ, बहुत सही जगह ले जा रहे हैं। तो लोकगीत जो है क्या होता है, वक्त की छलनी से छलता हुआ जो गीत आता है, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं, वो जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोक है जो इतने सालों से 500 साल पहले, 1000 साल पहले लिखी गई कोई जो है एक गीत है, जिसको आज भी अगर गाया जा रहा है तो वो लोकगीत होता है। और लोकगीत में लोगों द्वारा लगातार वक्त की छलनी से छलता हुआ आता है और लोग उसको ग्रहण करते रहते हैं। और लोक मतलब आम जन है, आम जन का जो तंत्र है वही लोकतंत्र है। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन लोक शब्द की उत्पत्ति आलोक से है, रोशनी से है, प्रकाश से है। तो लोग ठीक है, आम जन हैं, लेकिन जो प्रकाश में हैं, अगर किसी ने आंखें खुली हैं तभी तो प्रकाश में है, अगर आंखें बंद हैं तो प्रकाश में नहीं है। खुली आंखों वाले लोग लोक बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, लोक जन होने से मतलब नहीं है, खुली आंखों वाले जन होना है, ये जरूरी है। हाँ, और ये मुहिम, हाँ, ये मुहिम बंद आंखों वालों को खुली आंख वाला बनाना है। बिल्कुल, संविधान पढ़ने से आगे खुल भी जाती हैं, ये भी है। लेकिन लोक मतलब, जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया लोकगीत का, लोकगीत, और इसी तरह से जो मैंने अभी चींटी व्यवस्था की लोक कथा सुनाई। लोक कथा क्या है? हमारे हजारों 500 या जितने पुराने पुरखों ने खुली आंखों से जो देखा और कथा के रूप में कथा कहा, वो लोक कथा बन गई, और खुली आंखों से जो देखा और गा दिया वो लोकगीत बन गई। और अब आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम संविधान, जो सबकी आंख खोलने वाला यंत्र ही है, उसको जन जन तक पहुंचा लें। इसीलिए यह संविधान कथा है। अब आगे उसको पढ़ते हैं। ये लोक शब्द लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। तो हम कैसा गणराज्य बना रहे हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य जनता का राज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति गरिमामय है। अगर भारत का नागरिक है तो गरिमामय है। उसकी गरिमा में किसी में कमी नहीं है। हाँ, कर्मों के अनुसार फल मिलेगा वह दूसरी है, लेकिन अगर वो पैदा हो गया है तो वो गरिमा उसके साथ जुड़ गई है। गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भारत का अकेला संविधान दुनिया में है जहां बंधुता शब्द का इस्तेमाल किया गया और किसी संविधान में नहीं है। बंधु मतलब जो एक ही माँ की संतान हो वह बंधु हैं। तो हम सब भारत माँ की संतान हैं, इसलिए उस रिश्ते से हम सब भाई हैं, बहन हैं, वो रिश्ता है। और उस बंधुता को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार करते हैं, अधिनियमित यानी कि अब यही नियम कानून हो रहा है, और आत्मार्पित करते हैं, खुद से खुद को अर्पण किया गया। संविधान किसने किसको अर्पण किया है? खुद से खुद को। और शुरुआत में हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों ने हम भारत के लोगों को अर्पण किया है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि संविधान किसने बनाया, तो हम भारत के लोगों ने बनाया और हम भारत के लोगों को अर्पित किया। माध्यम क्या बनी? संविधान सभा। हाँ, अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को तो हम भारत के लोगों ने अपने लगभग 400 सदस्यों की चुनी हुई सभा द्वारा संविधान बनाया। संविधान सभा में चर्चाएं हुई, हमारे प्रतिनिधियों ने उसको अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की, तो यह तैयार हुआ। उसकी 21 कमेटियां थी। उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा कमेटी थी, जो लिखते जाते थे, जो चर्चाएं होती थी, उसका ड्राफ्ट तैयार करना और फिर ड्राफ्ट को संविधान सभा के सामने रखना, उनके अप्रूवल से फाइनल करना, इसका काम अम्बेडकर जी ने किया। और संविधान सभा ओवरऑल जो थी उसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो यह था बहुत महत्वपूर्ण, जो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है भारत के संविधान का। यह प्रियम्बल एक तरह से इंडेक्स है, मूलभूत ढांचा है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हम हमेशा संविधान में जितने भी संशोधन हो सकते हैं, अगर वो आपके प्रियम्बल के उससे विरोध में है तो नहीं हो सकता, तथ्यों के विरोध में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको नहीं माना जाता है। अब उस पर आते हैं जो मूल कर्तव्य हैं हर व्यक्ति के लिए, और जीवन जीने की इससे अच्छी शैली, इससे अच्छी कला और कहीं नहीं हो सकती जो इतना अच्छा इसमें दिया हुआ है। ये संविधान में जो नंबर्स हैं 1 2 3, उनको आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल अध्याय, जैसे अध्याय नहीं, धाराएं जिसको कहते हैं, उसको आर्टिकल्स कहते हैं। तो 51 का जो आर्टिकल है वो है मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा ख, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल और सबको रिस्पेक्ट करना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। अगला घ, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और हम कोई भी काम कर रहे हों, अगर काम अपना ठीक से कर रहे हैं तो देश की रक्षा कर रहे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे और जो मजदूर हैं, या जो व्यवस्था में लगे हुए और लोग हैं, सब राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अगला है अंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आप पत्रकार हुए कि नहीं, तो आप जैसे लोगों के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है और भारत के लोगों के लिए भी है कि भारत के सभी लोगों से में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, वह मनस्यता ना पैदा करे, सबके प्रति संवेदना रखेगा, तभी भ्रातृत्व की भावना पैदा होगी। चींटी की तरह, वही चींटी जो तोते के भी लिए काम कर रही है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और चींटी एक कदम और आगे आकर के कि अपने प्रजाति से भी ऊपर उठ गई, चींटी के लिए नहीं, उसने उसके लिए भी किया। तो ऐसे ही हमारे लिए भी अगला है कि हमें दूसरी प्रजातियों के लिए भी करना है, संविधान में है। सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। लोग कहते हैं कि हमारे संविधान में सब कुछ नकल किया हुआ है। अब आप देखिए, मतलब ये तो निराधार झूठ है, लेकिन इसको अगर कोई संविधान पढ़ ले तो उसे लगेगा कि नहीं, सब बहुत कुछ ओरिजिनल है।
हाँ, जब आप बनाएंगे तो 2+2 4 अगर कहीं और लिखा हुआ है तो हमको भी लिखना होगा 2+2 4 है। वो तो लिखना ही पड़ेगा। और फिर जैसे अगर मैंने राधा जी पे एक पुस्तक लिखी तो हमें राधा जी के रेफरेंस तो लेने ही पड़ेंगे। रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सामासिक संस्कृति जो चली आ रही है, सबको वसुधैव कुटुंबकम की, सबको समाहित करने की, उसको महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिससे प्रकृति की आप इतनी बात करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे जी। और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अब बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता है? नहीं, जीवन शैली हो सकती ये तो सीधे सीधे जो राम राज्य की परिकल्पना है वही उठा के रख दिया गया है। अब जब लोग कहते हैं कि राम राज्य आ रहा है तो हम राम राज्य का विरोध करते हैं। अरे राम राज्य का विरोध कर रहे हो तो संविधान का विरोध कर रहे हो, वही सब चीज तो लिखा हुआ है। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य में जब राम ने पहली सभा बुलाई है और जो लोगों को संबोधन किया है, उसमें वही कहा जो यही रहा है कि भाई हम आपसे सब बातें करेंगे कहने के लिए, लेकिन अगर मेरी कोई बात गलत हो, चौपाई तो मुझे नहीं याद है, कोई बात मैं गलत कह रहा हूं तो भय बिसरा करके आप मुझे पॉइंट आउट करिए जी। यह होना चाहिए पब्लिक, जनता को ये अधिकार, मतलब राजतंत्र में लोकतंत्र राम ने स्थापित कर दिया था। तो कल्याणकारी व्यवस्था की जो बात होती है वही तो राम राज्य है, जहाँ पे चर अचर को हम 2 बार बोल चुके। तो मैं सामान्य रूप से बताना चाहूँगा, जो जीवित प्राणी है उसके अंदर अगर आप वनस्पतियों को भी शामिल कर लें तो उसके बाद भी अचर बहुत सारा बच जाता है। पहाड़, जंगल, नदी, पत्थर, तमाम सारी चीज़ें ऐसी बच जाती हैं जिनके अंदर जो जीवित नहीं है, लेकिन ख्याल उनका भी रखना है। बिल्कुल रखना है, तो धरती का ख्याल रखना है। जब बात होता है कि राम राज्य ये कहता है कि हमको सबका ख्याल रखना है, तो लोग कहते हैं कि साहब हम तो मुसलमान हैं, राम राज्य हम कैसे आने देंगे। अरे भाई तुम तो हमारे भाई हो, तो राम राज्य अगर आता है तो उसमें तो बंधुत्व की बात है, वही हमारा संविधान कह रहा है। तो एक ढंग से अगर संविधान का पालन राम राज्य लाने वाने की जरूरत नहीं है। अगर संविधान सबके प्रति प्रेम रखेंगे तो अपने आप अच्छी व्यवस्था आ ही जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, राम राज्य लाने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिए हुए संविधान के जो कर्तव्य आपके दिए हुए हैं उन्हीं का अक्षरशः पालन कर दे तो राम राज्य तो आ गया। बिल्कुल आ जाएगा। और राम की पूजा करने से राम राज्य नहीं आएगा, राम के आदर्श को, राम के चरित्र को अपने में उतारने से राम राज्य आएगा। और चाहे आप रामायण पढ़ें चाहे संविधान पढ़ें, दोनों बहुत बात बराबर है, बहुत समता है। फिर अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वासों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझना जरूरी है कि कोई अंधविश्वास किसी समय में किन परिस्थिति में उपजा था। आज जब समय बीत गया है तब उन अंधविश्वासों को क्या उपयोग था। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काटना। आपने कितनी बार देखा होगा कि गाड़ी से जा रहे हैं, लोग एक बिल्ली आगे से चली गई तो आप गाड़ी रोक देते हैं, इंतजार करते हैं कोई दूसरी गाड़ी चली जाए, कोई और चला जाए, और अन्यथा अशुभ होगा। अपने साथ अशुभ नहीं कराना चाहते, किसी और के साथ हो जाए तब करें। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जब हम जंगलों में रहते थे, आदिम युग में आदमी ताज़ा बना था, वनमानुष से आदमी तक हाथ स्वतंत्र हुए थे। अब वो जा रहा है, उस सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति जंगल में या अदरवाइज आज भी बिल्ली की होती है। सड़कें नहीं थी, पगडंडियाँ भी नहीं थी, परिवार जा रहा है आदिवासियों का, सामने से कोई बिल्ली दौड़ते हुई गई, रास्ता काटा। अब उन्हें यह शंका है कि लगता है कोई खूंखार जानवर है तभी बिल्ली डर के जा रही है। तो इसलिए उचित यही है सुरक्षा के लिए कि पीछे लौट जाएं। एक अनुभव मैं बताता हूँ सर की बात को।
हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो जिम कॉर्बेट के जंगलों में है। तो वहाँ पे एक तेंदुए का आतंक और एक अभी तो शेर भी बहुत हैं जिम कॉर्बेट में, उसका आतंक हुआ। तो लोग जो है, हम लोग काम करते थे तो फॉरेस्ट रेंजर वगैरह और फॉरेस्ट दरोगा जिसको बोलते हैं, वो लोग आ जाते थे कि कालिंग हो रही है, कालिंग हो रही है, आप लोग हटिए, काम बंद करिए, कालिंग हो रही है। कालिंग क्या होता था? वही बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात है। कालिंग होती है जब हिरन बोलने लगता है एक डिफरेंट टाइप की आवाज़, तो वो समझ जाते हैं शेर आसपास, शेर आसपास में। तो बिल्ली एक जो आज की डेट में भी प्रासंगिक है, आज हिरन के के माध्यम उस परिवेश में, जंगल में प्रासंगिक है, लेकिन सड़क पे आप जा रहे हैं तो वहां पर कहाँ शेर आ जाएगा? हाँ, नेचुरली बिल्ली डर के भाग रही, बिल्ली अपने वजह से जा रही है। तो बिल्कुल सही है, आपने कहा कि परिप्रेक्ष्य के हिसाब से चीज़ों को समझना होगा, ना कि आंख मूंद करके। तो उसी का निषेध करता है संविधान कि अंधविश्वासों पर नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने के सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हमें इंडिविजुअल एक्टिविटी में भी और ग्रुप एक्टिविटी में भी एक्सीलेंस रखना, ये संविधान कहता है। और आखिरी, बच्चों की देखभाल के लिए यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये कंपलसरी है, उसके बाद शक्ति के अनुसार और शिक्षा दें। अब जैसे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सरकारों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारों को भी कुछ काम जरूरी करना, ये करना ही पड़ेगा। वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जी। और नीति निर्देशक तत्व में जो बेसिक प्रिंसिपल है वह आपके सामने ज़रूर रखेंगे। वैसे तो वैसे 37-38 पॉइंट हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा, एक अलग विषय उसके लिए रखेंगे, लेकिन जो उसका कोर है, सिद्धांत है, वह आज आपके सामने ज़रूर रखना है। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा पहले कर दिया प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये क्यों कहा गया कि न्याय सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन के लिए? अच्छा, वो थोड़ी सी अपनी जो है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने हटाया कि ये बाइंडिंग ना हो जाए, तो नहीं तो फिर इतना लेजिस्लेटिव मतलब इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो देश को बनाने का सवाल था, और इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे गांव पंचायतों का गठन उस समय जब आवश्यक नहीं था, उस समय संभव भी नहीं था, संभव नहीं था। वही जब पहला ड्राफ्ट बना संविधान का और इसको गांधी जी को दिखाया गया, तब गांधी जी जिंदा थे, उन्होंने इसको फेंक दिया कि ग्राम स्वराज्य जिसके लिए हम इतना जीवन भर करते रहे, बात करते रहे, जिंदगी खपा दिया, उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो उनको समझाया संविधान सभा के राजेंद्र बाबू, नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल, सब ने कि अभी जो देश की स्थिति है, गांव में जो इतना जातिवाद है, छोटी जातियों का इतना छुआछूत है, और ये है अगर हम इसको दे देंगे गांव पंचायतों का तो दबंगों का हो जाएगा, वो उस पर कंट्रोल कर लेंगे और अपने उस का अधिकार का दुरुपयोग करके और दबाव बनाएंगे। तो अब पहले शिक्षा का और सामाजिक असमानता का, छुआछूत, ये सब खत्म हो जाए, तब फिर उचित समय पे किया जाएगा। तो वो 93 में ला करके किया गया। उसी तरह से कॉमन सिविल कोड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रख दी गई हैं उस समय बीज के रूप में। उचित समय पर इसका वृक्ष बनेगा, ये सोचा गया। तो इसलिए वो निषेध कर दिया गया, कोर्ट में लिटिगेशन में अभी व्यवस्था को नहीं फंसाना है। अब आगे है, लेकिन उसके बाद ये कह गया फिर भी इनमें अधिक जो भी तथ्य कहे गए हैं देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में, नियम बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उन पे उन्होंने बिल्कुल डायरेक्शन दिया हुआ कि आपको इनको करना है, लेकिन सेफगार्ड ये कर दिया गया कि कोर्ट में नहीं जाएंगे बस। और जनता के लिए क्या है कि वह ऐसी सरकारें ही चुने जो इसके अनुसार काम करती हैं। वे सरकारों का, पिछली सरकारों का लेखा जोखा इसके आधार पर, इस कसौटी पर कसे कि कौन इस नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर चल रहा है, कितना आगे हुआ है, कितना बढ़ाया है जी। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसे, ये आर्टिकल 38 में है, 38 ही मेन है, जिसके 2 अंग हैं, 1 और 2, वही आपके सामने आज रखेंगे। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जो प्रेम्बल में भी था, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। ये तो जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब नीचे दूसरा, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करे, डिस्पैरिटी कम करे जी। और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वालों के विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी, अलग क्षेत्र में कोई गरीब रहे या कोई बहुत अमीर हो जाए, या अलग व्यवसाय में कोई व्यवसाय वाले भूखों मरें, किसी के पास बहुत ज़्यादा हो जाए, तो न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब इसके अलावा 39 में तमाम सारे मुद्दे हैं। संविधान बहुत गूढ़ विषय है, बहुत आसान विषय है, बहुत सरल है, बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है दर्शकों। हम बार बार गिरीश नारायण जी को लाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और संविधान को आज हमने पाठशाला वाले बच्चों से संविधान की बात शुरू की, चींटी और हाथी की कहानी से, चींटी और दाल की कहानी से, चींटी और मैना की कहानी से, जो भी नाम देना चाहें आप दे दीजिए। हम लोग ये कार्यक्रम सतत रूप से जारी रखेंगे और हमें आशा है हमें जैसा स्नेह गिरीश नारायण जी दे रहे थे आज, वैसा ही स्नेह देते रहेंगे और हम बार बार बुलाते रहेंगे, बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि गिरीश नारायण जी हमारे साथ आते रहेंगे जब तक संविधान की पूरी कथा समाप्त ना हो जाए। हाँ, लेकिन आज 2 पॉइंट जाने के पहले जरूर ऐड कर देना चाहेंगे। एक तो इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, सरकार इसके लिए काम करेगी। और आज़ादी के बाद अभी तक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा निराशाजनक तथ्य है। अब पब्लिक को इसमें करना होगा कि इस तरह से वोट दे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में हम लोग ना हो। नीति निर्देशक तत्वों पे विस्तार से चर्चा करें, चर्चा करेंगे। अभी बस जस्ट रेफरेंस के लिए हमने उनके बीच में। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, पूरी धरती, मतलब अपना देश तो खुशहाल हो ही, अपने देश के लोग खुशहाल हों, पर्यावरण अच्छा हो, लेकिन पूरी धरती पर खुशहाली हो, शांति हो, अच्छाई हो, धरती अच्छी, पूरी धरती अच्छी बने, इसके लिए भी हमको लगातार काम करना है, भारत के लोगों को भी और व्यवस्था को भी। अब ये 2 चीज़ें और जोड़ देना है। एक चीज़ जो है, सर ने कहा कि 2 चीज़ें और जोड़ दीजिए, तो 2 चीज़ नहीं जोड़ता हूँ। हाँ। सिर्फ धरती जोड़ता हूँ, बिल्कुल सिर्फ धरती जोड़ता हूँ। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके लिए हम धरती पर बातचीत करने के लिए गिरीश नारायण जी को लेके 3-4 दिन के अंदर हाजिर होते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।